हेलो स्टूडेंट, आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जैव विकास का आनुवांशिक आधार। देखो, चैप्टर का नाम है जैव विकास का आनुवांशिक आधार। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास देखो, जीवों में होने वाला जो लगातार जो परिवर्तन है, जीवों में लगातार क्या होता है, विभिन्नताएं आती जाती हैं। और जब ये विभिन्नताएं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक कि जाति से कि एक जाति के जीव से दूसरे कि जीव का क्या हो जाता है, निर्माण। जब ये विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब तो जीवों में होने वाले परिवर्तन जो हैं, जीवों में होने वाले परिवर्तन के सतत रूप या सतत क्रम, लगातार जीवों में होने वाले परिवर्तन या फिर जीवों में होने वाले लगातार परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, जीवों में होने वाले लगातार परिवर्तन, उसको क्या कहा जाता है? जैव विकास। उसके बाद एक शब्द आता है एलील। एलील या फिर इसका दूसरा नाम है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। देखो, एलील क्या होता है। देखो, आपने 12वीं क्लास में भी पढ़ा था कि मेंडल के अनुसार एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। एक जीन एक लक्षण को क्या करता है? निर्धारित। ये कैपिटल टी पढ़ के आए थे आप। कि एक लक्षण हो गया पौधे की लंबाई का, और ये एक जीन एक लक्षण को क्या कर रहा है? निर्धारित। तो इस एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं, एक कैपिटल एक ये वाला ये। ठीक है, यानी कि एक जीन में भी कितने एलील होते हैं? दो। एक जीन में कितने एलील होते हैं? दो। तो एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है और एक जीन में कितने एलील होते हैं? दो होते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक ही लक्षण के विभिन्न स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। उसके बाद जीन का बिंदु पथ। जीन का बिंदु पथ क्या होता है? देखो, एक जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वो एक निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र पर जीन जो होते हैं एक निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो एक गुणसूत्र है इसमें क्या पाया जाता है? एक डीएनए। एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र में क्या होता है कि एक डीएनए होता है, और डीएनए का एक छोटा सा जो खंड होता है, ये डीएनए हो गया, इसका एक छोटा सा खंड वो क्या कहलाता है? छोटा सा खंड वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। कि गुणसूत्र पर जीन निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, निश्चित बिंदुओं पर पाए जाते हैं, और जिन बिंदुओं पर पाए जाते हैं उसको जीन का बिंदु पथ कहते हैं। उसे जीन का क्या बोलते हैं? बिंदु पथ कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक थ्योरी है, एक नियम है, हार्डी वाइनबर्ग। हार्डी वाइनबर्ग का आनुवांशिक
का आनुवंशिक साम्यता का नियम, आनुवंशिक साम्यता का नियम क्या होता है? देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक था ब्रिटेन का हार्डी, ब्रिटेन का हार्डी और जर्मनी का वाइनबर्ग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक साम्यता जो है उसका सिद्धांत दिया। ब्रिटेन के तो हार्डी थे और जर्मनी के वाइनबर्ग थे। दोनों ने मिलकर आनुवंशिक साम्यता का नियम दिया। क्या होता है आनुवंशिक साम्यता का नियम? देखो, इन दोनों के अनुसार ये एक समष्टि है। ये क्या है? एक समष्टि है। और इस समष्टि के अंदर, ये जो पूरी जो समष्टि है, इस समष्टि के अंदर यदि उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण, जीन विनिमय मतलब कि इस पूरी एक समष्टि के अंदर उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, जीन विनिमय, ये सभी अनुपस्थित होते हैं। यदि ये सभी क्या हों? अनुपस्थित हों, तो क्या होता है? ये सभी जब अनुपस्थित होते हैं तो इस समष्टि के अंदर कोई भी जीव है, इस समष्टि के अंदर क्या है? कोई भी जीव है, वो आपस में वो क्या करते हैं? मुक्त रूप से प्रजनन की क्रिया करते हैं। इस समष्टि के अंदर कोई भी जो जीव है वो क्या करता है? वो मुक्त रूप से प्रजनन करता है और उनकी जो संतति बनती है, जब ये प्रजनन करेंगे, प्रजनन करने के बाद जो उनकी संतति बनेगी उसके अंदर आनुवंशिक साम्य यानी कि जीन जो है, जीनों की जो संरचना जो है वो हमेशा साम्य की स्थिति में रहेगी। वो हमेशा किसकी स्थिति में रहेगी? साम्य की स्थिति में रहेगी। देखो, उत्परिवर्तन होगा, धीरे धीरे विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी और धीरे धीरे विभिन्नता उत्पन्न होती जाएंगी तो लास्ट में जाकर एक नए जीव का निर्माण होगा, एक नई जाति का निर्माण होगा। प्राकृतिक वर्ण है, ये आपने पढ़ लिया। इसमें भी क्या होता है? प्रकृति जिन जीवों का चयन करती है वो क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते जाते हैं, प्रजनन करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती जाती हैं और धीरे धीरे एक जाति से दूसरी जाति का क्या होता है? निर्माण। यानी कि उनका आनुवंशिक साम्य क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया, तभी तो दूसरा जीव बना, तभी तो दूसरी जाति बनी। और जीन विनिमय, अब सभी को पता है जीन विनिमय में क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइडों के जो फ्रेगमेंट होते हैं, खंड, उनका क्या होता है? मतलब कि परिवर्तन होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, जिसके कारण बनने वाले संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि इन तीनों के कारण, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण और जीन विनिमय, तीनों के कारण क्या होती हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और जिसके कारण एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण होता है। और यदि इन तीनों को ही हमने समष्टि में क्या कर दिया? अनुपस्थित कर दिया। मान के चलो कि समष्टि में तीनों चीज़ हो ही नहीं रही हैं, तो इस समष्टि में कोई भी जीव है वो क्या करेगा? आसानी से बिल्कुल मुक्त रूप से तो प्रजनन करेगा और उनसे बनने वाली जो संतति होती हैं उसकी जीनी संरचना हमेशा साम्य की स्थिति में होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि ये जो समष्टि है, इस समष्टि के अंदर क्या होता है कि समजीनी प्रभावी जीव रहते हैं। समजीनी प्रभावी, ये तो आप 12th क्लास में पढ़ गए। समजीनी का मतलब कि दोनों के दोनों एलील समान होते हैं। प्रभावी का मतलब कि कैपिटल, यानी कि समजीनी हो गया प्रभावी कैपिटल बी मान लिया हमने, और इसका परसेंट मान लिया कि समष्टि के अंदर इनकी संख्या कितनी है? 36% है।
उसके बाद में विषमजीनी, उसके बाद में विषमजीनी। और विषमजीनी आपने को पता है विषमजीनी में क्या होते हैं, दोनों होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इनका परसेंट है, मान के चलो कि इस समष्टि में 48% ये वाले प्राणी हैं, ठीक है, 48%। उसके बाद में समजीनी अप्रभावी, और अप्रभावी में हम हमेशा किसको लेते हैं, रिसेसिव को लेते हैं, यानी कि स्मॉल को लेते हैं, स्मॉल बी, और इनका कितना परसेंट बचेगा, 16%, ठीक है। यानी कि एक समष्टि है और उस एक समष्टि के अंदर ये 3 प्रकार के जीव जो हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। समजीनी प्रभावी कितना है, 36%, विषमजीनी कितना है, 48%, समजीनी अप्रभावी कितना है, 16%। तो समष्टि जो है, ये पूरी समष्टि के अंदर ये जीव निवास करते हैं, इनका इतना इतना परसेंट है इस पूरी समष्टि के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस समष्टि में सिर्फ 2 प्रकार के ही क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इस समष्टि में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। और 2 प्रकार के युग्मक कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। 2 प्रकार के ही युग्मक क्या होते हैं, बनते हैं। अब यदि मतलब कि कैपिटल बी के जो जंतु हैं उससे एक ही प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक का निर्माण होता है। कैपिटल बी से एक ही प्रकार के युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। और उनका परसेंट कितना है, कैपिटल बी वालों का 36%। कितना है, 36%, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी वालों की बात करते हैं, इससे 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो कैपिटल बी बनेगा और एक स्मॉल बी बनेगा। एक तो क्या बनेगा, कैपिटल बी बनेगा और एक स्मॉल बी बनेगा। अब 48% है कैपिटल बी और स्मॉल बी का, तो कैपिटल बी का कितना हो जाएगा, आधा कैपिटल बी का, यानी कि 24%, और 24% किसका हो गया, स्मॉल बी का, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, पे स्मॉल बी और स्मॉल बी का कितना परसेंट बनेगा, इससे एक ही प्रकार का युग्मक बनता है स्मॉल बी, वो कितना है, 16%। तो ये हो गए युग्मक। कैपिटल बी वाले जीव से कितने युग्मक बनेंगे, एक ही बनेगा, इस कैपिटल बी जिसका परसेंट कितना है, 36 है। कैपिटल बी स्मॉल बी है, इससे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक तो कैपिटल बी एक स्मॉल बी। कैपिटल बी का कितना हो जाएगा, हाफ, 24%, क्योंकि 48% है ना विषमजीनी का, और 24 किसका हो गया, स्मॉल बी का। स्मॉल बी का 16%। अब इन युग्मकों के संयोजन होता है, और संयोजन से किस प्रकार की जीनी संरचना बनती है वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मक की। युग्मक, उसके बाद में उसका प्रतिशत, और उसके बाद में जीव कौन से बनेंगे। युग्मक की मैं बात करता हूँ कैपिटल बी की और कैपिटल बी की। 2 प्रकार के युग्मक हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब देखो प्रतिशत हमें निकालना है। प्रतिशत निकालने का मतलब कि इसका परसेंट कितना है टोटल, इनका टोटल परसेंट कितना है। परसेंट के बाद में इसको क्या करना है, 100 से है उसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो कितना है, कैपिटल बी का 24 तो ये है, 36 ये है,
36 + 24 60%, 60% हो गया और 60 इसका हो गया। परसेंट करना है तो उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हो गया 36%, 36% किसका हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी का, कैपिटल बी स्मॉल बी। इन जीवों का प्रतिशत कितना है, 36% है। उसके बाद में कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कितना है 60% इनटू स्मॉल बी कितना है 60%, तो ये है 24% ही है, यानी कि 40। सो से मल्टीप्लाई कर दिया 24% कैपिटल बी स्मॉल बी। अब स्मॉल बी और कैपिटल बी की बात करते हैं। 40 × 60/100 कितना हो जाएगा, 24% स्मॉल बी कैपिटल बी। उसके बाद में स्मॉल बी 40 × 40 16%। तो ये आ गया इनका क्या, एक मतलब कि प्रतिशत भी आ गया, टोटल जीव हैं वो कितने परसेंट है। तो इस तरीके से हुआ क्या है, इस तरीके से इन संततियों का जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर एक इन संततियों का जब अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर एक मतलब कि जीनी संरचना जो है, इस जीनी संरचना की साम्य स्थिति जो है वो होती है। और साम्य स्थिति को हम किससे निरूपित करते हैं, उस साम्य स्थिति को हम निरूपित करते हैं कैपिटल बी को एक समीकरण जो है उससे प्रदर्शित करते हैं। और वो समीकरण कैसे है, देखो समीकरण जो है उसकी बात कर लेते हैं। कैपिटल जो बी है उसको तो पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जो बी है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। और जब इन दोनों को हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पर एक द्विपद के रूप में समीकरण प्राप्त होती है। और जो समीकरण होती है उसको बोला जाता है हार्डी वाइनबर्ग समीकरण। और समीकरण होती है, कैपिटल को तो पी से डिनोट कर दिया, p² + 2pq + q² = 1। ये वाली जो समीकरण है इसको बोला जाता है हार्डी वाइनबर्ग समीकरण, हार्डी वाइनबर्ग समीकरण। देखो यहाँ पर जो ये p² है ये जो है ये है डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी, क्या है, प्रभावी जीन है। और यहाँ पर ये क्या है, अप्रभावी जीन है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, यानी कि ये तो प्रभावी हो गया समयुग्मजी और ये प्रभावी भी क्या है, समयुग्मजी। और ये क्या है, विषम युग्मजी है 2pq, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त होती है p² + 2pq + q² = 1। ये समीकरण जो है इस समीकरण को बोला जाता है हार्डी वाइनबर्ग समीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं आनुवांशिक साम्य जो है उसकी गुण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। आनुवांशिक साम्य के गुण। देखो आनुवांशिक साम्य क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी समष्टि के अंदर उत्परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण
और इसके अलावा जीन विनिमय, ये तीनों जब उपस्थित होते हैं, यानी कि विभिन्नता उत्पन्न करने वाले तीनों जब कारक अनुपस्थित हैं, तो उस समष्टि में जो भी जीव है वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, प्रजनन करता है। और प्रजनन करके जो संतान उत्पन्न करता है, तो उस संतान की जीनी संरचना साम्य अवस्था में रहती है। ठीक है, तो आनुवांशिक साम्य के गुण में नंबर 1 पर आता है कि समष्टि में विभिन्नताएं उत्पन्न करने वाले कारक विभिन्नताएं उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नंबर 1 बात, क्योंकि क्या नहीं होता है, आनुवांशिक साम्य वाली समष्टि में ना तो जीन विनिमय होता है, ना प्राकृतिक वर्ण होता है, और ना ही उत्परिवर्तन होता है। ठीक है। नंबर 2, समष्टि के जीव आपस में स्वतंत्र रूप से यानी कि मुक्त रूप से क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, मुक्त रूप से क्या करते हैं भैया, प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। उसके बाद नंबर 3, समष्टि में कोई भी एलील जो है वो विलुप्त नहीं होता है, जो है पहले से ऑलरेडी वही रहता है। एलील क्या नहीं होता है, विलुप्त नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन तो है ही नहीं, प्राकृतिक वर्ण तो है नहीं कि प्रकृति जिन जीवों का चयन करती है वही क्या होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, प्राकृतिक वर्ण तो अनुपस्थित है, इसलिए एलील क्या नहीं होते हैं, विलुप्त नहीं होते हैं, विलुप्त भी नहीं होते हैं, और ना ही नए एलील बनते हैं, जिसके कारण जैसे इनके पूर्वज थे वैसे ही इनसे क्या होती है, संतान उत्पन्न होती है। तभी तो जीनी संरचना साम्य की अवस्था में बनी रहती है। तो ये 3 गुण हैं, 3 विशेषताएं हैं आनुवांशिक साम्य की, कि समष्टि में विभिन्नताएं उत्पन्न करने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं, समष्टि में जीव जो होते हैं वो आपस में मुक्त रूप से प्रजनन करते हैं, और समष्टि में कोई भी एलील विलुप्त नहीं होता है, और ना ही नए एलील का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये थे आनुवांशिक साम्य के गुण।